बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया, वो पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एक इमरान ख़ान साहब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बयान आया है। इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, यानी कोई और जमात पाकिस्तान में क्या इस पूरे रीजन में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के पैगामात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है, या बहुत सारे ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चीज़ों की इंटेंसिटी को बताया है, ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हत्ता कि अभी जो है वो एक बाइकआउट मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई हुई है, उसके अंदर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल मुहिम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है। और ये मुहिम जो है काफ़ी मौसर अब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर दिखाना हो, सख्तियाँ दिखानी हो, या डी चौक पे जो हुआ वो दिखाना हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को या उनके हीरोज़ को ग्लोरीफाई करना हो, या जुल्म और ज़्यादती को बताना हो, तो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। देखिए, नौजवानों की जमात है और ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान है, तो वो अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज पर भारी होती है, और इसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया, वहाँ पे इमरान खान साहब ने बताया जी मैंने ये कमेटी बनाई हुई है और हमारे दो मुतालबात हैं, और दोनों मुतालबात बड़े सादे हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर, इन 2 दिनों में जो भी हुआ इनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान साहब ने लफ्ज़ स्टेक होल्डर इस्तेमाल किया, ना हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जो भी आना चाहता है और बात करना चाहता है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अमल दरामद करवा सके, वो आए और आकर बात कर ले। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान साहब ने कहा जी बाइकआउट हम कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा 13 तारीख तक इंतज़ार करेंगे, और 14 से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंपेन को खड़ा करेगी कि सिविल नाफरमानी। इमरान खान साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को 2 दिन में इस्तीफे का कहा था 2014 में, और तब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। लेकिन वो एक बड़ी बुझे हुए दिल के साथ तहरीक थी, ना उसकी कोई तैयारी थी और ना उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत थी, तो वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मकबूलियत का तोती बोलता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा पहले मरहले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जो रेमिटेंसेज वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ज़र मुबादला जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसको महदूद कर दें, यानी ज़रूरत के तहत जितना चाहिए उतना भेजें, वो ज़्यादा ना भेजें। इससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने हुकूमत को अपने जायज़ मुतालबात पहले बता के मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हटदर्मी दिखाएगी, तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अगले मरहले में और भी एहतजाज करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। अब स्टेटमेंट इमरान खान साहब का यह है कि अडयाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को उनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फ़ौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है। सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है। उनके घरों और ख़ानदानों को निशाना बनाया गया है। उनकी तौहीन की गई है। मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूँ कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं।
मुझे बताया गया है कि हमारे कई लोग अभी तक मिसिंग हैं, लापता हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द गिरफ्तार शहरियों और अस्पतालों और सर्द खानों में लाए गए ज़ख्मी और शहीद अफराद का डाटा शाया करे और सीसीटीवी फुटेज और अस्पतालों और सेफ सिटी कैमरों का डाटा भी महफूज बनाया जाए ताकि सच कौम के सामने आए। हमारे दो मुतालबात हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। दूसरा यह कि नाहक सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी जो है उसकी तहरीक शुरू हो जाएगी और इसमें तरसीलात ज़र में कमी और बाइकआउट की तहरीक हम शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब ने जनाब ये स्टेटमेंट दे दिया है। और अभी कुछ और चीज़ें भी नाज़रीन डेवलपमेंट हो रही हैं। उसमें यह है कि इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पहली मरतबा बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके घरों के ऊपर छापे पड़े हैं। उबैद भट्टी साहब को पुलिस ढूंढ रही है। हमारे दोस्त हैं एहतशाम अब्बासी साहब, उनको पुलिस ढूंढ रही है। वसीम साहब हैं, मलिक वसीम साहब हैं गालिबन, उनको पुलिस ढूंढ रही है। कमर बेकन साहब के घर पे पुलिस ने छापा मारा है। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको पुलिस और दीगर एजेंसी जो हैं वो तलाश कर रही हैं। और मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो लोग अगवा किए गए या उठाए गए उनके साथ क्या मामलात हुए वो भी आपको मैं बताता हूँ। और अब मुतालबात किस नौइयत के हैं। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी इस्लामाबाद में रूपोश होने पर मजबूर हैं इस वक्त। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जो उस दिन डी चौक में मौजूद थे या डी चौक के आसपास मौजूद थे जब डी चौक में खून की होली खेली गई, जब डी चौक के अंदर बर्बरियत हुई, जुल्म हुआ और स्ट्रेट फायरिंग हुई। उसको जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उसकी वीडियोस के बारे में जानते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि मुतीउल्लाह जान साहब इस पे काम कर रहे थे, उनको भी अगवा किया गया था। शाकिर इवान साहब इस पे काम कर रहे थे, उनको भी अगवा किया गया था। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो इस पे बात करते हैं उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है। अलाउद्दीन साहब हैं और उनसे पहले एक और साहब थे, इनके वालिदैन को उठा लिया गया, दोनों के वालिद को उठा लिया गया। एक के वालिद जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको वहाँ से उठाया गया। एक और के वालिद हैं, उनको भी उठाया गया। अलाउद्दीन के वालिद को दूसरी मरतबा उठाया गया। इससे पहले भी उन्हें उठाकर एक मरतबा कैंट में शिफ्ट किया गया था, खारिया में। अब दोबारा उन्हें गुजरात से उठा लिया गया है। अच्छा, दबाव डाला जा रहा है कि आप बात ना करें इस बारे में। ख़ास तौर पे ये जो मज़ाकर हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके ऊपर साना डी चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि इस पर बात ना की जाए। अच्छा, माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया हो। इस क्रैकडाउन की वजह क्या है? सारे जान छुड़ाना चाहते हैं कि ये हमारे गले का फंदा ना बने, ये जो लाशें हैं, क्योंकि अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं। और कुछ इतलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने क्लेम किया कि उनका एक लापता फ़र्द भी मिल गया है। लकी मरवत से उसकी लाश बरामद हुई है या उसकी लाश को वहाँ फेंका गया है। तो अब ये भी पता नहीं है कि क्या वो यहाँ पे शहीद हुआ है या कोई और मामला हुआ है। बहरहाल अभी तक 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंफर्म कर रही है कि उनकी शहादतें हुई हैं, जिनकी तदफीन कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनके बाद गवाहान भी मौजूद हैं। तो ये तो 12 लोग तो आप कर दें एक साइड पे। इसके बाद जो उनके लापता अफराद हैं उनके हवाले से उन्हें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये मामला कत्लों का किसके गले पड़ेगा, ये बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने दोनों ने मिलकर इमरान खान को मारा था और बहुत लंबे अरसे तक मारा है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी 3.25 सालों में इमरान खान पर 188 मुकदमात हैं, उन पर कातलाना हमले हुए हैं, वो गोलियां भी उनको लगी हैं, उनके घर को तबाह किया गया है, इद्दत और तोशाखाना जैसे घटिया मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए हैं, उन पर मीडिया में पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनसे उनका मैंडेट छीन लिया गया है, इंतखाबी निशान ले लिया गया, उनके लोगों को शहीद किया गया, ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म किया गया, जबरी गुमशुदगियाँ की गई, अगवा बराए बयान करवाया गया, उनकी बीवी को और बहनों को जेल में रखा गया, जेल में उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक इमरान खान साहब के साथ किया गया, तमाम फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और अब ऐसा दिखाई देता है कि दोनों थक गए हैं, यानी हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी, और अब दोनों इमरान खान को एक दूसरे के खाते में डाल रहे हैं कि नहीं जी हमारी लड़ाई नहीं है, इसके साथ तो हुकूमत की लड़ाई है। हुकूमत कहती है यार हम कभी किसी को इतना मारते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं वो अब टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पे आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा तो देखें, अब रियासत के साथ थोड़ी लड़ाई है पीटीआई की, इन सियासी जमातों के साथ लड़ाई है, इनका कसूर है, ये जो कुछ भी किया है इन्होंने किया है, अगर लाशें गिरी है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं वो ये बयानियां बना रहे हैं, दूसरे जो हुकूमत के माउथ पीस हैं या हुकूमत के अपने लोग हैं
वो ये बयानियां बना रहे हैं और निजी महफिलों में हर जगह पे ये कह रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूं, हमारे साथ भी जब वो बात करते हैं हुकूमत के लोग, तो वो ये कहते हैं देखें हम सियासी लोग हैं, हम एक लेवल तक ही मामलात को जो है वो ले जा सकते हैं, इतना जुल्म और बर्बरियत हम कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, ये PMLN या पीपल्स पार्टी या हम लोग नहीं कर रहे, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने माजी में हमारे ऊपर भी जुल्म और जबर किया है, हमें भी तकालीफ दी है। तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे ज़्यादा तकलीफ इसलिए दे रही है कि तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप सरेंडर नहीं कर रही या वो बात मान नहीं रहे। तो हुकूमत तो जान छुड़ा लेती है, निजी महफिलों में ये बात कर रहे हैं, कल को वो खुलकर करना शुरू हो जाएंगे। और आजकल उन्होंने कुछ जुमले बोलना भी शुरू कर दिए हैं। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के जो दोनों तरफ के टाउट्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। अभी वजीर इतलात है पंजाब की, उनकी और फैसल वाडा की झड़प हुई, मैं टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था। और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान छुड़ा रही है, मामला बहुत बड़ा हो गया, इंटरनेशनली बहुत मामला उठ गया है, आलमी सतह पे इसके अंदर बहुत गर्मी पैदा हो चुकी है। जो भी पाकिस्तान में डी चौक में हुआ है, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। एक तो वहां मामला बहुत बड़ा हो गया, दूसरा कोई उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि हुकूमत इसका बोझ उठाएगी। हुकूमत जो है वो जान छुड़ा रही है, कत्लों के पर्चे, इमरान खान जैसा बंदा मुद्दई हो तो जान कैसे छूटेगी, वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब हों या बाकी लोग हों, वो मरियम नवाज स्टेटमेंट दे रही है, मैंने तो पुलिस को कहा था जी गोली नहीं चलानी, मना किया था। इसी तरह शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी चीफ का, उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फैसल वाडा ने नून लीग और नून लीग ने फैसल वाडा में चढ़ाई कर दी है। और मुख्तलिफ और भी इस तरह के माउथ पीस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिटायर ब्रिगेडियर हैं, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि जनाब ये जो बंदे अगवा किए जा रहे हैं ना, ये कुछ काले रंग के डाले खरीदे और ये कुछ और लोग अगवा कर रहे हैं, एजेंसियां नहीं कर रही। यानी अब इस तरह का बयानिया भी जो है वो मार्केट में लाया जा रहा है। अब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम जूते साफ करते हो, कहते नहीं तुम जूते साफ करते हो। और दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ही जूते साफ करते हैं और दोनों बड़े अच्छे जूते साफ करते हैं। PMLN ने इसमें क्या पाया? देखिए, इस वक्त जिन लोगों को अगवा किया जा रहा है या उठाया जा रहा है, उनसे जो मुतालबा है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मुतालबा उनसे ये किया जा रहा है, और थोड़े दिन पहले ये मुतालबा मेरे सामने भी रखा गया था कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कहें, एस्टेब्लिशमेंट को आप छोड़ दें उनके हाल के ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट इन मामलों से निकलना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कहें। हुकूमत भी ऐसी थी तैसी फेर दे। हुकूमत पे आपने जितनी तनकीद करनी है करें। अगर आप इमरान खान का बयानिया बताना चाहते हैं तो आप बताएं। अगर इमरान खान के बयानिए के ऊपर आपको लगता है कि वो ठीक बात कर रहा है तो आप उस बयानिए को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप करें। अपने एनालिसिस में आप जिसकी मर्जी हमायत करें, जिसकी मर्जी मुखालफत करें, लेकिन मेहरबानी करें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपने नहीं देखना। ये जो बंदे अगवा किए गए हैं उनको भी यही कहा जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। अब PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए या जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए ये सोचने की बात है कि उन्होंने क्या पाया। यानी नून लीग ने अपनी सियासत भी तबाह कर दी, अपनी इज्जत भी खाक में मिला दी। इक्तदार जो है उनको जो मिला वो कठपुतली वाला इक्तदार मिला है और पॉलिश कर करके भी थक गए हैं। मगर बदले में मिला क्या? फैसल वाडा के ताने और एक कठपुतली हुकूमत, और आइंदा इलेक्शन में भी नहीं जा सकते। तो ये PMLN ने अब तक इक्तदार तो उनको मिला है कठपुतली वाला, लेकिन तन्हाई मिली है उन्हें। PMLN ने अपने आप को तनहा किया है, अपने आप को बदनाम किया है और अपनी सारी सियासत के ऊपर पानी फेर दिया है। नवाज शरीफ साहब की 40-45 साल की 50 साल की सियासत थी, वो अब कख नहीं रही इस वक्त तक की। अगर मैं आपको बात कहूं तो वाकई मियां साहब ने अपनी बर्बादी अपने हाथ से खुद की है। और उसके अंदर उनकी बेटी का, उनके भाई का, उन सब का हाथ है, जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि किसी तरह बूट पॉलिश करके उन्हें इक्तदार मिल जाए। तो अब उसी बूट से जो है वो लगता है थोड़े दिनों में इन्होंने ठुड्डे भी खाने, या इनको पॉलिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अपने ऊपर बोझ उठाना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनली ना चीजें बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा सीरियस मसला हुआ है जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और वो मामला है कश्मीर का। और बड़ी गैर संजीदगी पाकिस्तान में दिखाई जा रही है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। एक तो थोड़े दिन पहले बड़ा गंदा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने, उन्होंने कश्मीरियों को बिल्कुल ही डिसोन कर दिया। उन्होंने कश्मीरियों को पाकिस्तान मानने से इनकार कर दिया। तो ये डिसोन कर देना ये बड़ी सख्त ज्यादती थी। अब वहां बड़ी मखदूश सूरत हाल है। ये हुई क्यों, मैं आपको ये बताता हूं। आज से चंद महीने पहले आपको याद होगा कि कश्मीरियों ने एहतजाज किया था। ताजरों ने एक तहरीक शुरू की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो सब्सिडीज हैं वो क्यों हमसे ली जा रही हैं। नंबर एक, महंगी बिजली के खिलाफ वो खड़े हो गए थे कि जनाब आपने पूरे पाकिस्तान की बिजली महंगी करनी है तो करें, पानी हमारा है, पानी हमारे पास से जाता है, लिहाजा हमें जो सब्सिडी के ऊपर बिजली मिल रही है, यानी जितने का यूनिट तैयार हो रहा है उतने की आप हमें दें, हमारे पे कोई एहसान ना करें, ना हमारे ऊपर बोझ डालें। हमने आपका बोझ नहीं उठाना। अगर आप लोग नकम्मे हैं, नाअहल हैं, आप नहीं संभाल सके चीजों को, तो उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं उठानी। आजाद कश्मीर के शहरी डट गए थे,
उन्होंने कहा जी हमने बिजली का बिल उतना नहीं देना जितना आप मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने एहतजाज शुरू किया। फिर उन्होंने उनको एक सब्सिडी मिलती है आटे के ऊपर, कि जो आटा आएगा मैदानी इलाकों से वो उनको सब्सिडी के साथ मिलेगा वहां पे ऊपर अपर एरियाज में, उनको इजाफी चार्जेस नहीं देने होंगे। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा होता है। अब ये जो है सब्सिडी, दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, बहुत लड़ाई हुई और वहाँ कुछ शहादतें भी रिपोर्ट हुई, कुछ लोग जो है बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, दोनों तरफ के पुलिस वाले भी, सिक्योरिटी फोर्सेज वाले भी, सड़कें ब्लॉक हो गई, बड़े हालात ख़राब हुए। फिर हुकूमत ने सरेंडर कर दिया, हुकूमत ने वहाँ पे हथियार फेंक दिए और हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम कर दिए। मुतालबात तस्लीम करने के बाद अब बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लगभग 70 बंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो है वो एक्शन कमेटी है कश्मीर की और ये बड़ी तगड़ी होती चली जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं, वो भी शामिल हो गए हैं, यानी जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, ये एक अलग खित्ते का एक अलग मुल्क बन जाना चाहिए, उनकी ये सोच है। बहरहाल ये नेशनलिस्ट है, ये भी इकट्ठे हो गए। ये हो क्यों रहा है, देखें, इसको गौर करें आप। कश्मीर में एक हुकूमत थी जो अक्सरियत के साथ बनी थी इमरान खान साहब की, वहां एजेंसियों ने एक खेल खेला और रजीम चेंज कर दिया और एक ऐसे आदमी को वजीर आजम बना दिया, अनवारुल हक। ये अनवारुल हक के पास कोई वोट नहीं था, कोई भी वोट नहीं था। पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार खड़ा हुआ था, ये अनवारुल हक पीपल्स पार्टी से वोट मांगने के लिए गया, उन्होंने कहा दौड़ जाए तो कोई नहीं वोट, उन्होंने कहा शराफत से वोट दे दो लेकिन वोट तुम्हें नहीं तो देना पड़ जाएगा। फिर वो मुदाखलत जो होती है वो हुई और जरदारी हाउस से फोन आया, जनाब वोट आपने, अनवारुल हक नाम का कोई बंदा, उसको आपने वोट डालना है। तो पीपल्स पार्टी ने सर फेंक के वोट डाल दिया। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब को हुक्म गया तो वहां से भी फोन आया नून लीग वालों को, जनाब आपने वोट डालना है, उन्होंने भी अनवारुल हक को वोट डाल दिया। तो पीटीआई के अंदर से जो बंदे तोड़े गए थे उनको दो ऑप्शन दिया गया था, या तो आप जेलों में जाएंगे या आप वजीर बन जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप हमें वजीर बना दें, तो वो भी बंदे तोड़ के ले गया। तो ये बंदा जो अनवारुल हक है ये वहां का वजीर आजम बन गया। अब पीपल्स पार्टी भी इससे नफरत करती है, पीएमएलएन भी इससे नफरत करती है, पीटीआई इसको वैसे ही ओन नहीं करती। बस ये जबरदस्ती वजीर आजम बना हुआ और ये नुमाइंदगी किसी और की कर रहा है, कठपुतली वजीर आजम है ये वहां पे अनवारुल हक। अब अनवारुल हक जो है वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि इसे वजीर आजम बनाया है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की बात मानता है, इसको अवाम की बात समझ ही नहीं आती, अवाम के मुतालबात या अवाम के जज्बात इसको समझ नहीं आ रहे। अब इन्होंने ये किया कि एक सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ गए जिसके तहत एहतजाज करने के ऊपर लंबी लंबी सजाएं मिलेंगी और एहतजाज कोई नहीं कर सकेगा, और साथ ही बयान दे दिया कि ये सब्सिडी हम वापस लेंगे, ये सब्सिडी हम नहीं दे सकते। IMF का भी दबाव है, वफाकी हुकूमत कह रही है जी हमने तस्लीम तो कर लिया था कि हम इनको सस्ता आटा और सस्ती बिजली देंगे, लेकिन ये हम दे नहीं सकते प्रैक्टिकली। वो हम इसलिए नहीं दे सकते कि हम इतनी सब्सिडी कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारी इतनी पसली नहीं है। उन्होंने कहा जी आपने हमारे साथ वादा किया था, आपको ये देना पड़ेगा। अब उन्होंने, हुकूमत ने यह सोचा कि जनाब एक ऐसा कानून बना देते हैं जो एहतजाज करे उसे उठा के जेल में डालो, तो डंडे वाला तरीकाकार वहां पर अपनाया गया। तो जब वो ऑर्डिनेंस आया तो वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन हुकूमत वो ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले रही।